This topic is very important for JEE point of view as well as NEET examination, and this is the very basic topic for class 12 students. So let's begin with this topic. Today we are going to study the topic in which imagination plays an important role. So imagination is very important when you are dealing with such topics, है ना? इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है? इमेजिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के टॉपिक में 11th में जैसे आप टॉपिक पढ़ते थे तो उन टॉपिक्स में चीजें हमें दिखाई देती थी, जैसे कि कोई ब्लॉक चल रहा है तो हमें दिखाई देता था, कोई कार मूव हो रही है तो हमें दिखाई देती थी, है ना, कोई बॉल प्रोजेक्टाइल में ऊपर जा रही है तो हमें दिखाई देती थी. बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड चार्जेस. वी आर नॉट एबल टू सी द चार्ज, है ना. तो चार्ज हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो चार्ज जिसको हम बोलते हैं. यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो. व्हाट इज दिस इमेज इज अबाउट, है ना. ये इमेज देखो, ये इमेज में क्या डिपिक्ट हो रहा है ना. तो ये इमेज में क्या डिपिक्ट हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए. तो देख के हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ पे लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग का इमेज. तो देखो, दिस इमेज इज ऑफ लाइटनिंग प्रोड्यूस इन द रेनी सीजन. नाउ व्हाट इज लाइटनिंग, है ना. लाइटनिंग के पीछे का फंडामेंटल क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल वेरी केयरफुली and then we will begin with the chapter. Okay, so lightning happens when the negative charges electrons in the bottom of the cloud are attracted to the positive charges protons in the ground, है ना. जब ये जो क्लाउड के नीचे जो बॉटम मोस्ट पार्ट में नेगेटिव चार्ज है, जब ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, तब लाइटनिंग ऑकर होगी. when the negative charge is present in the bottom of the cloud are attracted to the positive charges which are protons in the ground, then the lightning process will occur. You can see the accumulation of the charges which has to be great enough, है ना. चार्जेस का जो accumulation होता है वो great enough होना चाहिए to overcome the insulating properties of air. अब एक्चुअली में जो एयर का बेसिक नेचर होता है वो इंसुलेटर होता है ना. एयर की जो प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में. पर जब ये टेंडेंसी ओवरकम हो जाती है ना, जब हम इस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ओवरकम कर जाते हैं तो एयर इलेक्ट्रीफाई होने लगती है. कैसे? जैसे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चालू होगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज पोर डाउन टुवर्ड्स एट अ हाई पॉइंट वेयर पॉजिटिव चार्जेस आर क्लस्टर्ड ड्यू टू द पुल ऑफ द थंडर हेड. तो ये जब चार्जेस एक्युमुलेट होने स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव की तरफ, तो ये कनेक्शन फॉर्म हो जाता है एक तरह का. देखो आप यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हो, इस तरह का एक कनेक्शन फॉर्म होने लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये कनेक्शन जब फॉर्म होता है तो it is at that point that we see the lightning and hear the thunder. When this connection of negative and positive charges are formed, then we can see the lightning, and after some time we are able to hear the thunder, है ना. ऐसा क्यों होता है? कुछ टाइम बाद हमें थंडर सुनाई देता है. आप खुद ही देखो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 into 10⁸. स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा होती है? 3 into 10⁸ meters per second, है ना, which is very high as compared to the speed of sound. तो speed of light कितनी होती है? देखो कितनी ज्यादा होती है. This is the speed of light. और speed of sound की अगर मैं बात करूं तो speed of sound is very less as compared to speed of light, which is only 330 meter per second. तो 330 मीटर पर सेकेंड इतनी कम स्पीड जब होगी तो ऑब्वियसली साउंड हमें कुछ टाइम बाद ही सुनाई देगा, है ना. लाइटनिंग हमें सबसे पहले दिखेगी लेकिन साउंड कुछ टाइम बाद सुनाई देगा. इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड. ओके, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग हीट्स द एयर. अब होता क्या है इस मैकेनिज्म में, जैसे ही लाइटनिंग ऑकर होती है, तो जब लाइटनिंग ऑकर होती है तो उस लाइटनिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट हीट, वो हीट क्या करती है, उसके सराउंडिंग की जो एयर है उसको
हीट करना स्टार्ट कर देती है, मतलब वो जो लाइटनिंग जो है उसकी सराउंडिंग की एयर को हीट करना चालू कर देती है और वो एयर एक्सपांड होने लगती है। अब इतनी तेजी से ये एक्सपांड होती है कि उसका साउंड हमें सुनाई देता है। दिस इज द साउंड ऑफ एक्सपांशन ऑफ एयर बेसिकली। जो साउंड हम सुनते हैं, थंडर इज बेसिकली द साउंड विच इज कॉज्ड बाय द रैपिडली एक्सपांडिंग एयर, जो बहुत तेजी से एक्सपांड हो रही है, उसका साउंड हमें सुनाई देता है एयर का। ठीक है, so this is the basic fundamental of the lightning and thunder. Okay, now we are going to begin with our chapter. So we can see that electromagnetism is divided into three parts basically. One is the electrostatics, second one is the magnetism, and the third one is the electromagnetic wave. तो हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और पहला जो पार्ट है विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज द मैग्नेटिज्म, एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थर्ड वन इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो पहला जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वो चार्ज की स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे है। वी विल स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ द फिजिक्स in which we are going to study the charge which are at rest. Okay, next is magnetism. In magnetism we will study the charges which are moving with a uniform speed. जब यूनिफॉर्म स्पीड से चार्ज मूव होने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो जो ब्रांच होती है वो मैग्नेटिज्म होती है। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब प्रोड्यूस होती है जब चार्ज एक्सेलरेट होने लगते हैं, है ना, when charge is going to accelerate. So in this video, in this topic, we are going to discuss electrostatics, है ना। हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। Okay, so let's begin. Electrostatics for NEET and JEE mains. Now, what is electrostatics? First of all, a question arises in our mind that what is electrostatics? The branch of physics which deals with the electric effect of static charge is called electrostatics. ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो स्टैटिक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उससे डील करती है। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the electric effect of the static charge, which is known as electrostatics. Next we are going to see what is a charge. हाँ, तो अब चार्ज क्या होता है देखो। a charge of a material body or a particle is the property which is acquired due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. तो चार्ज मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है जो वो नेचुरली एक्वायर करता है और जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग चार्ज पार्टिकल्स, जो नेचुरली ऑक्यूरिंग चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं देखो, जनरली जो चार्ज का बेसिक इक्वेशन होता है वो ये होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, है ना। चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, I इंटू टी। अब यहाँ पे देखो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, विच इज करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, विच इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। बट इन दोनों से डिराइव हुआ है चार्ज, तो चार्ज इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखो दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज इज नॉट अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम करंट एंड टाइम। हमने करंट को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो हमें चार्ज मिल गया, एंड इज मेजर्ड इन कूलम। तो एम्पियर इनटू सेकंड किया तो हमें क्या मिल गया, कूलम, which is the unit of the charge in which we can measure it in SI unit. जनरली क्या होता है, चार्ज बहुत ही छोटा होता है ना, तो छोटे यूनिट्स के लिए हम इन प्रैक्टिस वी यूज मिली कूलम विच इज 10⁻³ कूलम, और माइक्रो कूलम विच इज 10⁻⁶ कूलम, और नैनो कूलम विच इज 10⁻⁹ कूलम। ओके, now we are going to discuss the properties of charge. So very first property is that charge is a scalar quantity. Scalar quantity से आप क्या समझते हो? Scalar quantity is that quantity which we can add like any scalar quantity. Scalar quantity क्या होता है, जिसको हम magnitude, जिसमें खाली magnitude चाहिए होता है।
Such quantities which require only magnitude for its description are called scalar quantity. अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये बॉडी है, इसमें देखो Q1, Q2 और Q3 चार्ज है। तो अगर मुझे नेट चार्ज निकालना है इस बॉडी पे, तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3। सो हम तीनों के मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे। जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम चार्ज को भी ऐड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, दैट चार्ज इज अ स्केलर quantity. Now we are moving to next property. Next property, you can see that there are two types of charges. One is positive charge and another is negative charge. One is the positive and another is negative. Generally, charging a body implies transfer of charge, that is electrons, from one body to another body, है ना। जब भी हम चार्जिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। सपोज करो मैंने यहाँ पे देखो दो आइडेंटिकल बॉडीज ली हैं, दिस इज बॉडी ए and this is body B. If I am going to transfer, let's say I am going to transfer two electron from body A. Okay, so body A will acquire plus 2e charge, है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए। और B बॉडी ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या एक्वायर कर लेगी, नेगेटिव 2e चार्ज, है ना। तो चार्ज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है, और विच इज ऑल्सो नोन एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले वो इसके पास आ गए, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो गए, इसलिए हम वहां पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। This also shows that the mass of the negatively charged body is greater than the mass of the positively charged identical body. तो नेगेटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी का मास ज्यादा हो गया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का खुद का कुछ मास भी होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ऑब्वियसली बहुत ही छोटा मास है, लेकिन ऑब्वियसली मास तो है ना। 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना कम होता है, लेकिन मास तो होता है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन ए बॉडी ने लूज करे तो उसने दो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी लूज किया, और बी बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो उसने बी बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी गेन किया। तो ऑब्वियसली ये बात जस्टिफाई हो गई कि मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी is greater than mass of the positively charged identical body. Now we are going to discuss the next property. Next property is charge is always conserved, है ना। In an isolated system, the total charge, which is the sum of positive and negative charge, remains constant whatever change takes place in that system. कोई भी सिस्टम में चेंज हो रहा है, जो टोटल चार्ज होगा विच इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। देखो इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज आवर आइसोलेटेड सिस्टम, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास तीन तरह के चार्जेस है ना। ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास ये चार्जेस हैं, और इन चार्जेस की कंडीशन दी हुई है। देखो फर्स्ट चार्ज, इसको मैं नेम दे देता हूँ, दिस चार्ज इज ए, इस बॉडी का नाम दे देता हूँ ए, इस बॉडी का नाम दे देता हूँ बी, और इस बॉडी का नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, तो हमारे पास तीन बॉडीज हो गई। और फर्स्ट बॉडी पे देखो इनिशियल चार्ज हमें दिया हुआ है 5 कूलम, और फाइनल चार्ज दिया हुआ है -1 कूलम। सेकेंड बॉडी पे इनिशियल चार्ज 3 कूलम, फाइनल चार्ज इज +1 कूलम। थर्ड बॉडी पे इनिशियल चार्ज 3 कूलम दिया है, और फाइनल चार्ज हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इनिशियल which is equal to net charge final। तो इनिशियल चार्ज का समेशन करोगे, और समेशन कैसे करोगे, समेशन वैसे ही करोगे जैसे आप किसी स्केलर क्वांटिटी का समेशन करते हो, और नेट चार्ज इनिशियल जो होगा वो फाइनल के बराबर होगा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनिशियल चार्ज को एड अप करो, देखो 5 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 3 कूलम, तो ये कितना हो गया, 5 + 3 8 + 3 11। तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया, 11 कूलम, एंड टोटल फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल फाइनल चार्ज के बराबर होगा ना। टोटल फाइनल चार्ज देखो -1 कूलम +1 0, है ना। -1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया, और प्लस QF, तो 0 + QF करेंगे तो हमें QF का वैल्यू मिल जाएगा
तो Q फाइनल कितना हो जाएगा 11 कूलम्स, है ना। तो Q फाइनल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 कूलम, विच इज द चार्ज ऑफ द बॉडी C, है ना। तो इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन लगा के किसी भी तीसरी बॉडी पे चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस next is question for you, है ना। I want to ask one question for you, that charge conservation is always valid, is it also true for mass? क्या मास के लिए भी ये कॉन्सेप्ट ट्रू है जो हम चार्ज के लिए पढ़ते हैं? क्या जो हम चीज चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं, क्या वो सेम कॉन्सेप्ट मास के लिए भी ट्रू है? So the answer is no. Mass conservation is not always. In some nuclear reactions, some mass is lost and it is converted into energy. देखो कई तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, हमने पढ़ा होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमने सुना है, न्यूक्लियर फिजन के बारे में हमने सुना है ना। तो ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं, तो इनमें क्या होता है, मास का लॉस हो जाता है जब भी दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके बड़ी न्यूक्लियाई बनाती है, या फिर एक बड़ी न्यूक्लियाई ब्रेक होके डिफरेंट स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेकडाउन होती है। तो वहां पे कुछ मास लॉस हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमने आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन सुना होगा, दैट इज E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। डेल्टा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन अगर आपको पता है, तो वो हमें रिलेशन बताता है एनर्जी का मास के साथ, है ना। तो कब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये रिलेशन हमें आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस रिलेशन पता है, ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में बहुत काम आता है। तो यहाँ से हमें एक चीज ये भी क्लियर होती है कि नो, मास कंजर्वेशन इज नॉट ऑलवेज, इन सम न्यूक्लियर रिएक्शन द मास इज लॉस्ट, बट चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। चार्ज कंजर्वेशन जो है हर प्रोसेस में वैलिड है, बट मास कंजर्वेशन हर प्रोसेस में वैलिड नहीं है। दिस इज द वेरी पंच लाइन that you have to remember. Okay, now we are going to next property is charge is quantized. What do you mean by quantized? Quantized means suppose करो मेरे पास एक बॉडी है A एंड दूसरी बॉडी है B, ओके। और आई वांट टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम A to B। तो charge on any body always exists as an integral multiples of a fundamental unit of electric charge. तो फंडामेंटल यूनिट देखो क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वन इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। सो द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। सपोज करो किसी भी बॉडी पे हमें चार्ज निकालना है, तो उसमें चार्ज कितना होगा, प्लस माइनस एनी के बराबर, वेर एन इज द इंटीजर। मतलब किसी भी बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, ठीक है। -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। मगर किसी भी बॉडी पे 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं ए बॉडी से बी बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूँ, कभी भी मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, है ना, वेर n इज द इंटीजर एंड e इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि मैंने ए बॉडी से बी बॉडी पे 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, नो, इट इज नेवर। ओके, सो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ plus minus any, where n is the integer. Okay, now we are going to discuss the next property. Next property, you can see that is a very fundamental property in which you can see that like charges repel each other. We have also discussed example, हमने अभी अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था लाइटनिंग और थंडर का। वहां पे हमने देखा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं। यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्जन हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है ना। आप यहाँ एनिमेशन में देख सकते हो, like point charges repel each other while unlike point charges attract each other. Okay, so this is the fifth property of the charge. Next is charge is always associated with mass, that is charge cannot exist without mass, though mass can exist without charge. देखो mass exist कर सकता है बिना चार्ज के, बट चार्ज exist नहीं करेगा। जैसे कि पार्टिकल है फोटोन का आपने नाम सुना होगा, या न्यूट्रिनो का, which have no rest mass can never have a charge. जिनके पास कोई रेस्ट मास नहीं है, उनके पास कोई भी चार्ज होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. Next is very important property. This is very most important property from the JEE point of view and also from the NEET point of view. So listen very carefully. Charge is relativistically invariant.
What does this mean? Charge is relativistically invariant. What does this property mean? This means that the charge is independent of the frame of reference. Charge is not dependent on the frame of reference. That is, charge on a body does not change whatever be its speed. कितनी भी speed होगी, charge speed पे depend नहीं करता. This property is worth mentioning as in contrast to charge, the mass of the body depends on the speed and increases with the speed. देखो mass जो है body का वो स्पीड पे डिपेंड करता है, बट चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये रिलेशन आप देख सकते हो. दिस इज द मूविंग मास एम, एम नॉट इज द रेस्ट मास, एंड वी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, v is the speed of object and c is the speed of light. जनरली हमारी जो नॉर्मल मैकेनिक्स की जो मैं बात करूं तो नॉर्मल मैकेनिक्स में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ही कम होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में. अगर आप स्पीड ऑफ लाइट देखो तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸, है ना. लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है. और इसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो हम जनरल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं वो कितनी हो जाती है? जनरली हम जब किसी कार की बात करें या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 25 मीटर पर सेकेंड टू 100 मीटर पर सेकेंड, है ना. जनरली हम इतनी स्पीड ही कंसिडर करते हैं. जो जनरल डेटा है वो मैं बता रहा हूँ. जनरली 25 से 100 मीटर पर सेकेंड या 150 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से स्पीड होती है ना. लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं हो जाती कि वो लाइट की स्पीड को अप्रोच करे. तो ये जो अमाउंट है जो v का है, v अमाउंट इज वेरी वेरी लेस, है ना. v की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाता है. तो मूविंग मास रेस्ट मास के बराबर आ जाता है जनरल मैकेनिक्स में. बट यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं और चार्ज में आप 1 न्यूटन का फोर्स भी लगाओगे तो वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी क्रिएट करेगा, है ना. आप खुद ही देख लो, एक छोटे से चार्ज पे अगर 1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो कितनी वेलोसिटी पैदा हो जाएगी. तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी पे डिपेंड तब करेगा मास जब वेलोसिटी की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, है ना. लाइट के कंपेरेबल वो वैल्यू होगी. जब वो रिलेटिविटी थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो इसको डिटेल में पढ़ोगे. अभी खाली आप इतना समझ लो, जब भी v की वैल्यू c के कंपेरेबल होगी, है ना, जब भी v की वैल्यू c के कंपेरेबल होगी, देन मास इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी. ठीक है. और अब देखो v की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो 1 माइनस वी छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो पूरा टर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो ये वाला मास आपका बढ़ जाएगा. इसलिए उसने कहा है मास ऑफ द बॉडी is always depends on its speed and increases with the increase in speed. तो जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे ही mass of the body increase हो जाएगा. Okay, so this property is very very fundamental and बहुत बार इस पे क्वेश्चंस assertion reasoning नीट में काफी बार पूछा हुआ है और जेडब्ल्यू मेंस में भी इसको ट्विस्ट करके इस कॉन्सेप्ट को काफी क्वेश्चंस वो पूछता है. ठीक है. Now we are going to discuss the last property. A charge at a rest produces only electric field. जैसा कि अभी अभी हमने बाइफर्केशन में देखा था कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट वाला चार्ज खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, when a charge is accelerating, then it emits electromagnetic radiation. वो electromagnetic waves को emit करेगा. Okay. So now we are going to discuss the various methods of charging the body. किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं, अब ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. The charging by friction is what? When a neutral body is rubbed against another neutral body, then some electrons are transferred from one body to another. है ना. जैसे सपोज करो मैंने एक बॉडी ली न्यूट्रल ग्लास रॉड और दूसरी न्यूट्रल बॉडी ले ली मैंने, लेट से मैंने दूसरी न्यूट्रल बॉडी ले ली सिल्क क्लॉथ, है ना. जब आप न्यूट्रल बॉडीज को रब करोगे, फॉर एग्जांपल आई हैव रब्ड द सिल्क क्लॉथ विद द ग्लास रॉड, तो अब होगा क्या? द बॉडी विच कैन होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली draws some electrons and the body which cannot hold electrons tightly loses some electron. जिस बॉडी की टेंडेंसी होगी होल्ड करने की इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड कर लेगी और जिस बॉडी की टेंडेंसी होगी लूज करने की वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगी. The body which draws electrons becomes negatively charged and the body which loses electron becomes the positively charged. अब इस केस में क्या होगा? सिल्क क्लॉथ की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की,
तो ये सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जब भी इनको रब किया जाएगा, है ना। तो रबिंग से जब हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी बॉडीज पे, तो दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ग्लास रॉड पे देखो, ग्लास रॉड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। इस तरह से दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएगी। इनिशियली दोनों न्यूट्रल थी, फाइनली दोनों के पास चार्ज आ गया। चार्ज कैसे आया, बिकॉज ऑफ रबिंग। तो रबिंग की वजह से क्या हुआ, जब दो न्यूट्रल बॉडीज की रबिंग की गई तो उनमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दिस इज द वन वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वन। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन और फ्लो। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। कंडक्शन को समझने से पहले हमें तीन डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को समझना पड़ेगा। तो तीन डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, देखो। वन इज द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली और लूजली बाउंड होते हैं और फ्री टू मूव होते हैं, ना। these are the materials in which the outermost electrons are very loosely bound, so they are free to move and flow. So in a conductor there are large number of free electrons. कंडक्टर में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स इसमें आउटर मोस्ट में की लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, ना। और इनके एग्जांपल्स होते हैं मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। insulator or dielectric or non-conductor. Non-conductors are generally the material in which outermost electrons are very tightly bound. अब नॉन कंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। Hence in a non-conductor there is no free electrons. इनके एग्जांपल्स होते हैं प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा। Next type of material is, third type of material is semiconductor. In semiconductors are the materials which have free electrons but are very less in number. अब सेमीकंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, बट दीज आर वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बाद तो देखा हमने कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। नाउ लेट्स सी हाउ द चार्जिंग इज डन बाय कंडक्शन। अब हम कंडक्शन से हम किस तरह से बॉडी को चार्ज करते हैं ये देखेंगे। नेक्स्ट यू आर एबल टू सी दिस एनिमेशन। ये एनिमेशन आप देख सकते हो। इस एनिमेशन में आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे ही हमने ये नेगेटिवली चार्ज रॉड ये मेटेलिक स्फीयर के कांटेक्ट में लाए, तो देखा कुछ नेगेटिव चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो कर गए, और एकदम परमानेंट इफेक्ट है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट मेकिंग इट द सेम चार्ज। देखो, ये न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया था और ये नेगेटिव चार्ज रॉड ली थी। जैसे ही हमने इस नेगेटिव चार्ज रॉड को इसको कांटेक्ट करवाया तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गए। सो व्हाट इज बेसिकली कंडक्शन? In this method we can take a charged conductor A, जैसे कि चार्ज कंडक्टर A क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रॉड, एंड अनचार्ज कंडक्टर B। अब अनचार्ज कंडक्टर क्या है यहाँ पे, देखो मेटेलिक स्फीयर। When both are connected, some charge will flow from charged body to uncharged body. जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कुछ चार्ज चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में फ्लो कर जाएगा। The point to note here is in conduction there are contact between the two objects. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा, तो जब भी कांटेक्ट वाला पार्ट आएगा तो वहां पे कंडक्शन प्रोसेस ही होगा, है ना। कंडक्शन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वहां पे दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट हो जाएगा और चार्ज हमेशा परमानेंट रहेगा बॉडी में। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि नेगेटिव चार्ज रॉड जैसे ही कांटेक्ट में आई मेटेलिक स्फीयर के, तो वो चार्ज एकदम परमानेंट हो गया। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन इफ बोथ द बॉडीज आर आइडेंटिकल एंड आर सेपरेटेड फार बाय लार्ज डिस्टेंस? देखो, अब मैंने क्या किया, दो आइडेंटिकल बॉडीज ले ली। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज में ले लूं और इनको मैंने मेटेलिक रॉड से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, if both the conductor are identical and kept at a large distance and connected to each other, then charge will be divided equally in both the conductors, otherwise they will flow, their electric potential becomes same. ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करो दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। लेट्स से दिस इज बॉडी ए and this is body B which is connected via a metallic rod. अब होगा क्या, सपोज करो ए का पोटेंशियल ज्यादा है ना। ए का अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो यहाँ पे चार्ज का एक्युमुलेशन ज्यादा है और चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा फ्रॉम ए टू बी। और ए से लेके बी तक चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा, फ्लो कैसे करेगा, ये मीडियम है, देखो ये कंडक्टिंग रॉड है। तो इस कंडक्टिंग रॉड की हेल्प से चार्ज फ्लो होगा और वो बी तक पहुंचेगा और वो
तब तक फ्लो होगा चार्ज जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज फ्लो करती है, जैसे वाटर का फ्लो होगा, जैसे हीट का फ्लो होता है, तो हीट का फ्लो भी देखो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। वाटर का फ्लो देखो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। वैसे ही चार्ज का भी फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। ये तब केस है जब दो आइडेंटिकल स्फीयर्स आर वेरी वेरी सेपरेटेड फार अपार्ट एंड कनेक्टेड via a conducting rod. Okay, so this is the very important concept. Next we are going to discuss another method which is known as charging by induction. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या फर्क है? देखो बड़े ध्यान से अगर आप एनिमेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन है इसमें हम बॉडीज को टच नहीं करा रहे आपस में, है ना। बॉडीज का देखो टच नहीं हो रहा है। तो जब टच नहीं होगा बॉडीज का, तो देखो यहाँ पे देखो गैप है। जैसे ही हम इसके क्लोज ला रहे हैं नेगेटिव चार्ज रॉड, तो ये इसमें जो प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है वो सारे रिपेल हो जा रहे हैं, दूर की तरफ जा रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं ना, देखो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो स्फीयर का जो अपर पार्ट है वो देखो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये जो स्फीयर का अपर पार्ट है इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। इंड्यूस का मतलब जैसे ही हमने इस नेगेटिव चार्ज रॉड को इसके पास ले गए, हमने टच नहीं कराना। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, कंडक्शन में दो बॉडीज का कांटेक्ट होता था, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जब कांटेक्ट नहीं होता है तो हम बॉडीज को टच नहीं करा रहे, हम खाली बॉडीज को क्लोज लेके जा रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। तो इन इंडक्शन देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज एंड चार्जिंग इज टेम्परेरी। जैसे ही हम रॉड को, नेगेटिव चार्ज रॉड को दूर ले जाएंगे तो वापस देखो ये जो नेगेटिव चार्जेस है अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। Okay, so this is the major difference between the charging by induction and charging by conduction. Now there are two types of induction basically. One is the positive induction and another is the negative induction. So let's see first positive induction. पॉजिटिव इंडक्शन में हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज रॉड को इस मेटालिक स्फीयर, न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर के पास ले जाएंगे। जैसे हम नेगेटिव चार्ज रॉड को पास ले जाते हैं तो ये स्फीयर के जो राइट साइड का जितना भी नेगेटिव चार्ज है सब देखो रिपेल हो गया, और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो हमने इस मेटालिक स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्शन। तो पॉजिटिव इंडक्शन के लिए हमें नेगेटिव चार्ज रॉड लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इस जिस ऑब्जेक्ट पे हमें चार्ज को इंड्यूस करना है उसके नेगेटिव चार्ज दूर भाग जाए और हमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव इंडक्शन। अब नेगेटिव इंडक्शन में क्या करते, देखो बिल्कुल इसका रिवर्स। हमने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड ले ली और इसको मेटालिक स्फीयर के पास ले गए। तो जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज रॉड को मेटालिक स्फीयर के पास ले जाएंगे तो देखो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट होने लगेगा। तो राइट पोर्शन में, जो मेटालिक स्फीयर का राइट पोर्शन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्शन। Next is this is the very best example. Actually you can see that this is the example of electroscope in which you can see both the process simultaneously. You can see the induction as well as conduction. First, as the rod is moved near to the metallic sphere, there is a positive induction, and as the rod is touched, it is made in contact with the metallic sphere, then there will be negative conduction. तो ये तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, जैसे ही आप देखो नेगेटिव चार्ज रॉड को एकदम करीब ले जा रहे हो मेटालिक स्फीयर के, तो सारा का सारा उसका जो चार्ज है वो नीचे की तरफ मेटालिक रॉड के थ्रू कंडक्ट हो गए। ये जो कॉइल मेटालिक प्लेट्स लगी हुई है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखो ये सारा चार्ज जैसे ही पास ले गए, इंडक्शन से क्या हुआ, नेगेटिव आया तो नेगेटिव रिपेल करके नीचे चला गया, और फिर जैसे ही हमने इसको कांटेक्ट किया तो वो चार्ज उस पर ट्रांसफर हो गया, है ना। तो जब तक कांटेक्ट नहीं किया था, देखो जब तक कांटेक्ट नहीं है तब तक इंडक्शन है, जैसे ही कांटेक्ट हो गया कंडक्शन हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। पहले देखो इंडक्शन देन कंडक्शन, फर्स्ट पॉजिटिव इंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप देन नेगेटिव कंडक्शन। तो पहले पॉजिटिव इंडक्शन, हमने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया, नेगेटिव सारा दूर भाग गया, और फिर जैसे ही कांटेक्ट किया तो नेगेटिव कंडक्शन हो गया। तो ये एग्जांपल बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और आप देख सकते हो दिस इज द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड यू कैन सी बोथ द वेज ऑफ चार्जिंग द बॉडी, दैट इज एज वेल एज इंडक्शन एज वेल एज कंडक्शन। Now let's discuss another method of charging. This is the very fundamental basic procedure. This is known as thermionic emission. आप लोगों ने नाम सुना होगा thermionic emission. Thermionic emission में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मेटालिक वायर है,
विच इज नोन एज फिलामेंट, इसको हम इतना हीट कर देते हैं, इतना हीट कर देते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप बाहर आने लगते हैं, है ना। जब आप किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को उसकी लिमिट से ज्यादा हीट कर दोगे तो ऑब्वियसली उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वो मेटल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हमने अभी अभी पढ़ा था कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पॉजिटिव चार्ज, एंड एफिशिएंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, है ना, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस positive charge. When the metal is heated at a high temperature, then the some electrons of metal are ejected and the metal becomes positively charged. This process of charging, जिसमें हम heat की help लेते हैं, high temperatures पे heat करते हैं, इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। नेक्स्ट इज बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बिल्कुल थर्मियोनिक एमिशन की तरह यहाँ पे हम लाइट की हेल्प लेते हैं, फोटो मींस लाइट, है ना, तो हम लाइट की हेल्प से क्या करते हैं, when a light of sufficient high frequency is incident on a metal surface, then some electrons gain energy from the light and some come out of the metal surface and the remaining metal becomes positively charged, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो लाइट इस पे स्ट्राइक हो रही है इस मेटेलिक प्लेट पे, तो इस मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स देखो बाहर की तरफ आने स्टार्ट हो गए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे तो ये मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। व्हेन सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक इसकी लिमिट चाहिए, उस हाई फ्रीक्वेंसी पे ये प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हो। व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, देखो ये पार्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, is incident on a metallic surface, then some electrons gain energy from the light and come out of the metal surface and remaining metal becomes positively charged। तो remaining metal होता है वो positively charged हो जाता है। इस process of charging को हम बोलते हैं photoelectric effect। Next is by field emission। This is also very interesting। When electric charge of a large magnitude is applied near the metal surface, then some electrons come out from the metal surface and the metal gets positively charged। अब इस प्रोसेस में फील्ड एमिशन में हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और वो मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। Okay, now there are some conceptual questions based on NEET and JEE mains, so let us discuss question number 1। if a charged body is placed near a neutral conductor, will it attract the conductor or repel it? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो हमने कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी ली और उसको न्यूट्रल कंडक्टर के पास ले गए, तो जैसे ही न्यूट्रल कंडक्टर के पास ले गए तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव में ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जैसे ही देखो पास ले गए तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्जन होगा, है ना। बट नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्जन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो विल इट अट्रैक्ट और रिपेल, तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो अट्रैक्शन ही होगा। आप यहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव चार्ज की रॉड लेके बताया, आप पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेके भी करेंगे तो भी आपको जो नेट इफेक्ट मिलेगा वो आपको अट्रैक्शन ही मिलेगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन का जो डिस्टेंस है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और जब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिपल्जन के मैग्नीट्यूड से क्वाइट हायर होगा, और जब अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्जन के मैग्नीट्यूड से हायर होगा तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल बी अट्रैक्शन ओनली। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। सो नेट इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, इट विल बी अट्रैक्शन ओनली। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट इज व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द अबव एग्जांपल। अब हमने क्या देखा, हमने एक न्यूट्रल मेटेलिक ऑब्जेक्ट लिया और एक चार्ज रॉड को उसके पास लेके आए, तो हमने देखा उसमें जो नेट इफेक्ट आ रहा था वो अट्रैक्शन आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज बॉडी, तो वो न्यूट्रल बॉडी को हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो उसमें इंडक्शन की वजह से जब चार्ज इंड्यूस होगा तो उसमें जो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट विल ऑलवेज बी अट्रैक्शन। if there is attraction between the two bodies then one of them may be neutral। तो इस समय ये पता चला अगर किसी भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनो, दिस इज द वेरी पंच लाइन ऑफ दिस चैप्टर।
अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन होने का मतलब उनमें से एक बॉडी न्यूट्रल हो सकती है ना, इट मे बी न्यूट्रल. बट इफ देर इज अ रिपल्जन बिटवीन द टू बॉडीज दैट बोथ बॉडीज मस्ट बी चार्ज. अगर रिपल्जन हो रहा है तो रिपल्जन के लिए दोनों बॉडीज पे चार्ज होना जरूरी है, और वो भी सेम नेचर का, तभी रिपल्जन होगा. तो इसका मतलब रिपल्जन इज अ श्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. रिपल्जन अगर हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसका मतलब उन दोनों बॉडीज पे चार्ज है. लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज इलेक्ट्रिफाइड है या दोनों बॉडीज पे चार्ज है, उनमें से एक बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है. तो श्योरिटी कहाँ से मिलेगी हमें कि दोनों बॉडीज पे चार्ज है? ये हमें कंफर्मेशन कौन देगा? ये तभी हमें पता चलेगा जब दो बॉडीज रिपेल करेंगे. लेकिन अगर दो बॉडीज में अट्रैक्शन हो रहा है तो देर इज नो कन्फर्मेशन दैट बोथ द बॉडीज आर इलेक्ट्रिफाइड. one may be neutral and one may have acquired charge. This case we have seen earlier. Okay, so now we are going, this is the very most important concept, और नीट के काफी सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे निकल जाते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़े और अपने दिमाग में रखे. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट्स you can comment in the comment box. Let's move. This is very fundamental question. A positively charged body A attracts a body B. सपोज करो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है, एक बॉडी ए है जिसपे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और वो अट्रैक्ट करी बॉडी बी की. देन चार्ज ऑन बॉडी बी. तो एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और वो दूसरी बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रही है. तो अभी अभी हमने देखा जब भी दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है ना नेगेटिव चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्शन पॉसिबल है. लेकिन अगर न्यूट्रल होगा, है ना, अगर बॉडी न्यूट्रल है, सपोज करो ये बी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है ना, और वो न्यूट्रल है, और ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, और मैं इस पॉजिटिव चार्ज को बी बॉडी के पास ले गया. तो बी बॉडी के पास जब इसको मैं ले जाऊंगा, तो बी बॉडी के पास जब ले जाऊंगा तो इसमें चार्ज इंड्यूस क्या होगा, देखो इसके नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पे. और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्जन. बट अगेन आप देखोगे जो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, देखो इसका डिस्टेंस कम है बजाय कि इसका डिस्टेंस, है ना. तो दिस डिस्टेंस इज क्वाइट लार्जर एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस. तो इसका भी नेट इफेक्ट हमेशा अट्रैक्शन ही आएगा, है ना. तो अट्रैक्शन दोनों केसेस में आ रहा है. अगर बी का चार्ज नेगेटिव होगा तो भी अट्रैक्शन आएगा, और बी न्यूट्रल होगी तो भी अट्रैक्शन आएगा, मतलब बी पे जीरो चार्ज होगा तो भी अट्रैक्शन आएगा. सो यार टू ऑप्शंस आर पॉसिबल. either B have a negative charge or B body have a zero charge, that is neutral, है ना. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे. इट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता होता है तो हम नीट में और जेडब्ल्यू मेंस में काफी ये क्वेश्चंस को फटाफट टिक कर देते हैं, है ना. ये क्वेश्चंस में हमें बिल्कुल भी सोचने में टाइम नहीं लगता अगर ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज करो 5 स्टाइरोफोम बॉल्स है हमारे पास, रिस्पेक्टिवली ए बी सी डी एंड ई, विच आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, है ना. हमने स्टाइरोफोम बॉल्स बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होती है. सेवरल एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, है ना. हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमने देखा, दैट बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी, है ना. बॉल ए जो है वो सी को रिपेल कर रही है, सी को रिपेल कर रही है ना. सी के साथ क्या है, रिपल्जन, और बी को अट्रैक्ट कर रही है, एंड बी को अट्रैक्ट कर रही है ना. बी के साथ अट्रैक्शन है और सी के साथ रिपल्जन है. ओके, बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बॉल डी अट्रैक्ट कर रही है बी को, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, है ना. डी का ई पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब डी और ई पे तो आप चार्ज मान लो 0 0 ही हो गया, क्योंकि डी का ई पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो देखो हमें पता चल गया डी और ई पे चार्ज 0 हो गया क्योंकि डी का ई पे कोई इफेक्ट नहीं है. तो देखो ऑप्शन से ही आप जस्टिफाई कर लो, डी और ई में किस में 0 है, इसमें तो है नहीं, ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, और डी ऑप्शन में भी नहीं है. तो जब हमने ये लाइन पढ़ी, देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट पढ़ के हमें आंसर क्लिक कर जाता है ना. तो यहाँ पे देखो बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई,
तो बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, तो डी का ई पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो डी और ई दोनों पे न्यूट्रल होगा, तभी दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होगा किसी पे, है ना। तो ये ऑप्शन देखो हमें यहीं से पता चल गया कि सी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट है। बट आप इसको करेक्टली जस्टिफाई भी कर सकते हो, इसको आप सॉल्व करके देखना और करेक्टली यू कैन जस्टिफाई दिस। बट कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाता है, क्लिक कर जाता है। And electrically neutral styrofoam has a ball sensitive to a charge induction and gets attractive considerably if the place and charge body. What are the charges on each ball? तो हमें चार्ज निकालना है सारे बॉल्स पे, तो हमने यहीं से ऑप्शन से ही देख के पता कर लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो कई बार हमें ऑप्शन से ही पता चल जाती है चीजें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, अभी अभी हमने ग्लास रॉड और सिल्क का एग्जांपल डिस्कस किया था। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो इट विल एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज, है ना, it will acquire positively charge। अब positively charge क्यों acquire होगा? Protons are added to it, ना। Protons are removed from it, no। Electrons are added to it, no। Electrons are removed from it, yes। Electrons जब remove होते हैं तो positively charge acquire हो जाता है ना। तो ग्लास रॉड ने देखो, if a glass rod is already silk it requires, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिवली चार्ज आ गया? बिकॉज ग्लास रॉड की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की नहीं होती है, जबकि सिल्क के क्लॉथ की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। जब हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा था तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी अभी अभी, कि जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी चार्ज को लूज करती है और एक बॉडी चार्ज को गेन करती है। गेन वो करेगी जिसके पास एबिलिटी होगी होल्ड करने की, और लूज वो करेगी जिसके पास एबिलिटी नहीं होगी होल्ड करने की। इस तरह से हम दो डिफरेंट बॉडीज को चार्ज करते हैं बाय रबिंग अगेंस्ट each other। I hope you are going to like this video, and if you have any queries or any doubts you can comment on the comment box। Okay,